हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। जैसा कि हमने कहा था कि 12th वाले एमपी बोर्ड के जो एग्रीकल्चर के हैं उन स्टूडेंट के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक क्लास। कौन से सब्जेक्ट की है? सब्जेक्ट की है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है। यूनिट क्या है हमारा? फर्स्ट, जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा ड्रेनेज, जिसे क्या कहते हैं? जल निकास। एक ही क्लास में एक ही क्लास में आपका ड्रेनेज या जल निकास खल्लास। ठीक है। तो इस क्लास को जरूर से जरूर पूरी कंप्लीट देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी पढ़ ले। देखो, ये क्लास किसके लिए चलाई है? आप लोगों के लिए। और जो ये क्लास रहने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। हम यहाँ उन उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है। और अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। शेयर करना आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम है। ठीक है। तो स्टार्ट करें आज का। देखते हैं। देखो, ड्रेनेज या जल निकास को पढ़ने से पहले इरिगेशंस को जानना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि हमारा टॉपिक तो मुख्य जल निकास ही है। लेकिन जल निकास से पहले थोड़ा सा इरिगेशंस के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि इरिगेशंस और जल निकास से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। कौन सा? कि जल निकास और सिंचाई में क्या अंतर होता है। तो उससे पहले, जल निकास से पहले हम सिंचाई के बारे में जान लेते हैं। तो स्टार्ट करें आज के टॉपिक को। लाइक करो और शेयर करो दोस्तों के साथ। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखो, डिफिनीशंस क्या लिखी हुई है। सिंचाई किसे कहते हैं? पहले तो बात करते हैं डिफिनीशंस की। और लिखने का एक तरीका देख लो। क्योंकि अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं, लिखने जाते हैं कॉपी में तो बहुत सारे लिखते तो सही हैं लेकिन उनके मार्क्स बहुत कटते हैं, बहुत नंबर कटते हैं। तो लिखने का एक तरीका देख लो। पहले आपको जैसे पेपर में आप गए तो आपके पेपर में आया सिंचाई किसे कहते हैं, इसके महत्व को समझाइए। वहां क्वेश्चन लिख के आया, क्या लिख के आया? कि सिंचाई किसे कहते हैं तथा सिंचाई के महत्व को समझाइए। को प्रश्न क्रमांक 1। तो वहां पे तुम्हें ऊपर जैसे मैंने सिंचाई इरिगेशन लिखा है इसी तरह क्या लिख देना है? प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर इसी तरह लिखना है। ठीक है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है ऊपर, ताकि जो चेक करने वाला कॉपी होता है उसको दिखाई दे कि आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा है और किसका उत्तर लिख रहे हैं। ठीक है। अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं, इतनी छोटी सी लाइन में लिख देंगे प्रश्न क्रमांक इतने का उत्तर। जो कॉपी चेक करने वाला होता है बहुत जल्दी जल्दी कॉपी चेक करते हैं, इसलिए नंबर कट जाते हैं, कम हो जाते हैं। फिर कहते हो कि सर हमारे नंबर कम आए हैं। ठीक है। तो लिखने का एक तरीका देख लो। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर डाल दिया। फिर उसके बाद जो टॉपिक पूछा गया क्वेश्चन में कि सिंचाई किसे कहते हैं, तो सिंचाई की हेडिंग बनाओ। मैंने क्या किया, सिंचाई का हमने हेडिंग बनाया। ठीक है। अब सिंचाई की हेडिंग बनाने के बाद जस्ट सामने से लिखना शुरू कर दो। जस्ट हेडिंग बनाने के बाद, और हेडिंग जो बनी है आपकी उसको एक पेन से, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो नीचे उसकी। ठीक है। जो हेडिंग बनाते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करना जरूरी होता है। ठीक है। उसके बाद आप जो लिखना चाहते हैं जैसे यहां पे लिखा हुआ उसको लिखा। लेकिन ये जो सिंचाई है ये इसके नीचे आनी चाहिए, एक फॉर्मेट में होना चाहिए। सिंचाई है, सिंचाई के आगे कुछ नहीं लिखना, इसके जस्ट सामने ही लिखते जाना। ये हमने स्लाइड बनाई है इसलिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन तुम्हें कॉपी में क्या करना है, एक जस्ट सीधे लिखते लाइन में जाना है जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सके, आपकी परसेंटेज अच्छी बन सके। सो स्टार्ट करते हैं, क्लास को देखते हैं। ठीक है। तो सिंचाई किसे कहते हैं? पहले बात आती है डिफिनीशंस की कि इरिगेशंस क्या होता है। तो देखो, सफल फसल उत्पादन हेतु पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाती है। सफल मतलब अच्छे फसलों के उत्पादन के लिए हम सिंचाई करते क्यों हैं? यही उद्देश्य रहता है ना कि हमारी फसलों से उत्पादन अधिक मिले, उत्पादन अधिक मिले तो हमें उससे पैसा अधिक मिलेगा, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी। तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है सिंचाई करने का? सिंचाई करने का उद्देश्य यही रहता है कि एक
अच्छे फसल उत्पादन के लिए या सफल फसल उत्पादन के लिए पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना ही क्या कहलाता है, या फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना ही क्या कहलाता है, आपका सिंचाई कहलाता है। देखो हम ज्यादा बार बात नहीं करेंगे क्योंकि आज बहुत बड़ा टॉपिक है और एक ही क्लास में समाप्त करना है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो सिंचाई क्या हो गया, एक सफल फसल उत्पादन हेतु फसलों या पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना ही, मानव का हस्तक्षेप जिसमें हो जाए उसे सिंचाई कहते हैं। देखो जैसे अभी इस टाइम पे जनवरी चल रहा है, इस टाइम पे बरसात हो रही है तो खेतों में पानी गिर रहा, तो क्या इसे सिंचाई कहेंगे, नहीं कहेंगे। यदि उसमें मानव का हस्तक्षेप हो जाए, उसमें चाहे मोटर का उपयोग करके, चाहे ट्यूबवेल का उपयोग करके, किसी का उपयोग करके सिंचाई कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। अब बात करते हैं इरिगेशन के महत्व की, ठीक है। तो सिंचाई का महत्व क्या क्या है देखते हैं। पहला पॉइंट, पौधों का लगभग 80 से 90% भाग पानी द्वारा बना होता है। किसके द्वारा बना होता है, पौधों का लगभग 80 से 90% भाग पानी के द्वारा बना होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा, कोशिका द्रव्य में 90% तक पानी होता है तथा कोशिका विभाजन बिना जल के संभव नहीं है। जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, उसमें कितने परसेंट पानी होता है, 90% होता है। अब बिना जल के क्या कोशिका विभाजन संभव ही नहीं है। कोशिका विभाजन जैसे माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, पानी के बिना अंकुरण भी संभव नहीं है। जो हमारा सीड जर्मिनेशन होता है, देखो यदि सॉइल में मॉइस्चर नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा तो आपका सीड भी जर्मिनेट नहीं होगा। तो पानी के बिना क्या है, पानी के बिना हमारा सीड या बीज भी अंकुरित नहीं होगा। बात हो गई तीसरे पॉइंट की। देखते हैं अगला पॉइंट। देखो यदि फास्ट चल रहा हूं तो इस क्लास को रिवाइज करके देख सकते हैं, रोक रोक के लिख सकते हैं। इसको एक अच्छा कंटेंट बनाया है आपके लिए, इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। और जब पेपर हो इसको पढ़ सकते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, क्योंकि आज की क्लास बहुत बड़ी होने वाली है। पौधों के द्वारा सभी पोषक तत्व द्रव अवस्था में ही प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। जो प्लांट होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, द्रव अवस्था में लेते हैं। क्योंकि वो अपने पोषक तत्व कहां से ग्रहण करते हैं, सॉइल से लेते हैं, सॉइल से अपटेक करते हैं। और सॉइल के अंदर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं और वाटर उपस्थित होता है, तो वाटर जड़ें क्या करती हैं, जाइलम की सहायता से वाटर और न्यूट्रिएंट्स का भोजन का क्या करती हैं, अपटेक करने का काम करती हैं। यदि जल ही नहीं होगा तो जड़ें क्या कर पाएंगी, वाटर को अपटेक या पोषक तत्वों को अपटेक नहीं कर पाएंगी। तो क्या होना चाहिए, पौधों के द्वारा सभी पोषक तत्व जो लिए जाते हैं वो कौन से फॉर्म में लिए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में लिए जाते हैं। तो इसलिए जल उसके लिए क्या है, आवश्यक है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। यह पौधों के तापक्रम को नियंत्रित करता है। सिंचाई द्वारा पौधों की पाले एवं लू से भी रक्षा होती है। देखो इरिगेशन में क्या है, यदि बनाना चाहो तो इनको दोनों को अलग अलग पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। नहीं बनाना तो एक ही में रहने देना। यह पौधों के तापक्रम को नियंत्रित करता है, यहां तक एक पॉइंट बना लेना यदि बनाना चाहो। और सिंचाई द्वारा पौधों के पाले एवं लू से भी रक्षा होती है, इसको अलग बना लेना, लेकिन यहां पे बना हो उसको रहने देना, ठीक है। आप बना सकते हो, एक पॉइंट आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यह पौधों के तापक्रम को नियंत्रित करता है। यह पौधों के तापक्रम को कैसे नियंत्रित करता है सर, देखो जब जो पौधे हैं उनसे क्या होता है, वाष्प सर्जन होता है। तो वाष्प सर्जन होता रहता है तो उससे वह क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को मैनेजमेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपको बुखार आ जाती है तो कहते हैं कि टैबलेट खा लो और रजाई ओढ़ के सो जाओ या कम्बल ओढ़ के सो जाओ, तो जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, पसीना निकलता है। जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं उससे हमारे पसीना निकला, और पसीना निकलने से क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है, हमारी बुखार सही हो जाती है। तो ऐसा ही पौधों में है, उसमें वाष्प सर्जन लगातार होता रहता है, जिससे क्या करता है, टेम्परेचर को मैनेजमेंट करने का काम करता है। तो इसलिए जल आवश्यक है। सिंचाई द्वारा पौधों की पाले एवं लू से भी रक्षा की जा सकती। अब ये क्या है सर, पाला एवं लू क्या होता है सर, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं लू की, ठीक है।
लू क्या होता है? मई या जून के महीने में जो हमारी गर्म हवाएं चलती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से महीने में सबसे ज्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, तो मई के महीने में सबसे ज्यादा गर्म हवाएं चलती हैं या लू चलती है। मई या जून के महीने में जो हमारी गर्म हवाएं चलती हैं उसे लू कहते हैं। और पाला क्या होता है सर? पाला देखो, जो प्लांट लगे हुए हैं, पौधे हैं, जब टेम्परेचर हमारा वातावरण का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो क्या होता है? जो हमारी प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनकी सेल्स होती हैं, तो सेल्स में क्या होने लगता है? बर्फ जमने लगता है। जिस तरह हमारे शरीर में क्या होती हैं? पतली पतली रसें, जो नसें पाई जाती हैं, वो दौड़ती रहती हैं, उसमें रक्त दौड़ता रहता है। इसी तरह पौधों में भी क्या होता है? सेल्स होती हैं। तो सेल्सों में क्या होने लगता? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो पौधों की नसों में क्या हो जाता? बर्फ जमने लगता है। सेल्स में क्या हो जाता है? बर्फ जमने लगता है। अब बर्फ जमने से उसके टिश्यू क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। अब फटने से क्या होता है? हमारे पौधा मर जाता है, यानी फसल नष्ट हो जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? पाला कहते हैं। समझ में आया पाला? ठीक है। तो अब सिंचाई के द्वारा पाले और लू से कैसे रक्षा की जा सकती है? तो देखो, सिंचाई यदि पाला है, पाला लग रहा है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर है, बर्फ जमा जा रहा है उनकी सेल्स पर, जिससे पौधों की सेल्स फट जाती है या टिश्यू फट जाते हैं, जिससे पौधे मर जाते हैं। तो सिंचाई से कैसे बचा सकते हैं सर? देखो, जब पौधे का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या उससे नीचे है, बर्फ जमा हुआ है, यदि उसमें पानी सिंचाई कर दें तो उसमें क्या होता? बर्फ पिघल जाता है और उसकी सेल्स दौड़ने लगती हैं, ठीक है, काम करने लगती हैं, बर्फ पिघल जाता है, जिससे उसकी सेल्स फटने से बच जाती हैं, जिससे पौधा क्या होता है? हमारा पाले से बच जाता है। अब लू से कैसे बचा जा सकता? इसी तरह लू से गर्म हवाएं चलती हैं तो पौधा सूखने लगता है, ठीक है, तो यदि पानी दे देंगे तो पौधा उसी तरह हरा भरा रहेगा। तो इसी तरह पौधे को लू से भी बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट बात करें। अगला पॉइंट क्या है? पौधों की औसतन 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ ड्राई मैटर पैदा करने के लिए औसतन 400 से 5 लीटर 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो, पौधों से 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए कितने लीटर की? औसतन रूप से 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब शुष्क पदार्थ में क्या क्या आ सकता है? आपका ग्रेन्स भी आ सकते हैं, आपका ड्राई मैटर्स भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। क्या क्या आ सकता है? ग्रेन्स भी आ सकते हैं, अब प्लस ड्राई मैटर तो लिखा हुआ है, ड्राई मैटर आ सकता है, ठीक है, दोनों आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ड्राई मैटर मतलब शुष्क पदार्थ जो भूसा उसा मिलता है उसी से होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए कितने औसतन रूप से पौधों को 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? देखो, 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए जितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है पौधों को, उसे हम क्या कहते हैं? फसलों की जल मांग कहते हैं। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं? फसलों की जल मांग कहते हैं। आगे पॉइंट में क्या है? उत्पादन में इकाई शुष्क पदार्थ उत्पादन में सर्वाधिक रूप से धान को जल की आवश्यकता लगती है, और यह लगभग लगभग कितनी होती है? यहाँ पे ला बना लेना, ठीक है, लगभग 2500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। देखो, यदि पानी पानी की बात करें तो धान पैडी एक ऐसी क्रॉप है जो सबसे ज्यादा पानी का उपयोग करने वाली फसल है, ठीक है, पानी का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाली फसल पैडी है। तो उसमें पैडी में 1 किलोग्राम यदि हम ड्राई मैटर उत्पन्न करते हैं तो 1 किलोग्राम ड्राई मैटर उत्पन्न करने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 2500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बात करते हैं अगले, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट 6 पॉइंट क्लियर हो गए। देखते हैं आगे। तो देखो, अभी तक हमने क्या बात किया? सिंचाई क्या होती है, सिंचाई के महत्व क्या है। अब बात करते हैं सिंचाई की आवश्यकता। हमें सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक, बात करते हैं हमें सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई। जब यदि बरसात हो रही है तो हमें सिंचाई की क्यों आवश्यकता पड़ेगी? तो देखो, हमारा जो देश है
किस पर डिपेंड है? मानसून पर डिपेंड है। कहते हैं ना कि मानसून का जुआ है, कृषि क्या है? एक मानसून का जुआ है। यदि मानसून पे खेती पानी बरसेगा, वातावरण हमारा एनवायरनमेंट से पानी बरसेगा, तो हमारी खेती होगी, नहीं तो नहीं होगी। इस वर्ष देखा होगा अधिकांशतः ऐसे क्षेत्र हैं जो इंतजार करते रहे अक्टूबर नवंबर तक की बरसात हो जाए, हम फसलों को बो दें, ठीक है? तो पानी ही नहीं गिरा और खेत ऐसे ही खाली डरे हैं। तो हमारा देश क्या है? मानसून पर निर्भर है। कृषि किस पे निर्भर है? मानसून पर निर्भर है, ठीक है? तो सिंचाई की क्यों आवश्यकता पड़ी? अब देखो, यदि पानी नहीं बरसेगा तो सिंचाई रहेगी, तो हम कुछ बहुत प्रोडक्शंस करके अपना घर का जो चला सकते हैं, या उससे उत्पादन ले सकते हैं, या अपने खाने पीने का कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। इसलिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ी। तो देखते हैं वर्षा का पर्याप्त ना होना। देखो, वर्षा जितनी हमें पौधों के लिए, क्रॉप के लिए पानी की जरूरत है, उतना पानी ना होना, जिससे हमें क्या पड़ी? सिंचाई की जरूरत पड़ी। बात करते हैं अगले पॉइंट की, वर्षा का समय समय पर ना होना। वर्षा का समय पर ना होना। अब वर्षा का समय पर ना होने का मतलब क्या है? देखो, जब हमें फसलों की जब हमें फसलों को पानी की जरूरत है, उस वर्ष पानी ना गिरना। अब हमारी फसल लगी हुई है, जर्मिनेट हो रही है, उस वर्ष उसको पानी की जरूरत है, उस वर्ष पानी नहीं गिरा तो पौधा हमारा वहीं सूखने लगा या मर गया, ठीक है? तो वो क्या होने लगा? जिससे हमारी फसलों का उत्पादन नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। तो इस कारण से हमें क्या जरूरत पड़ी? सिंचाई की आवश्यकता पड़ी। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? वर्षा समय पर ना होना। अगला बात करते हैं सघन खेती। तो सघन खेती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेंसिव फार्मिंग। अब इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है? एक वर्ष में अधिक फसलें लेना, ज्यादा से ज्यादा फसलें लेना ही इंटेंसिव फार्मिंग कहलाती है। जैसे कुछ बुकों में ये लिखा रहता है कि एक वर्ष में 2 से अधिक फसलों को लेना इंटेंसिव फार्मिंग कहलाता है। मैं तो ये कहता हूं कि एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा जितनी ले सको, 3 ले सको, 4 ले सको, 5 ले सको, जितनी ले सको, उसे ही हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं, ठीक है? तो सघन खेती करने के लिए, अब जैसे आपने एक फसल बोई, उसके बाद आपके सॉइल का मॉइस्चर कम हो गया, तो मॉइस्चर कम हो गया, दूसरी फसल बोना, तो उसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा फिर बरसात का। तो उसके लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ी? सिंचाई की आवश्यकता पड़ी। सिंचाई करके हम दूसरी क्रॉप को लगा सकते हैं, उसको हार्वेस्ट करके पानी हमारे पास, सिंचाई करके फिर दूसरी क्रॉप को लगा सकते हैं। तो इंटेंसिव क्रॉप के लिए भी हमारी क्या आवश्यकता पड़ी? सिंचाई की आवश्यकता पड़ी। अगला पॉइंट क्या है? पाला तथा लू से फसलों की रक्षा करने के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ी। तो ये हो गए हमारी सिंचाई की आवश्यकताएं, ठीक है? समझ में आया इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन अच्छे से देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक। आते हैं आपके जल निकास पर। सॉरी, अभी थोड़ा सा बचा हुआ था, इसमें क्या रह गया देखो। देखो, इसमें थोड़ा सा और रह गया, सिंचाई जल के स्रोत। तो सिंचाई जल के जो आपका इरिगेशन है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो उसके दो स्रोत होते हैं, एक सतही स्रोत, एक अधोसतही या भूमिगत स्रोत, अंडरग्राउंड जिसे बोलते हैं, ठीक है? तो सतही स्रोत जैसे सरफेस सरफेस सोर्स बोलते हैं, और भूमिगत स्रोत को क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड सोर्स बोला जाता है। तो सतही स्रोत में कौन कौन से आते हैं? आपको जो भूमि में दिखाई दे, खुला दिखाई दे, बस दिमाग में ये बैठा लेना। नदियां आपको दिखाई देती हैं? जी दिखाई देती हैं। तालाब आपको खुले दिखाई देते हैं? जी दिखाई देते हैं। नहरें आपको खुली दिखाई देती हैं? जी दिखाई देती हैं। और नाले आपको खुले दिखाई देते हैं? जी दिखाई देते हैं। तो ये जो जितने भी हैं, नदी है, नाले हैं, नहरें हैं, यहाँ तालाब कर लेना तालाब की जगह, ठीक है? तलाक ना करते रहना, किसी का तलाक नहीं हो रहा है यहाँ पे। नदी, नाले, नहरें, तालाब, झरने, झीलें आदि जो भी हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे भूमिगत स्रोत कहलाते हैं। बात करते, सॉरी, सतही स्रोत कहलाते हैं। बात करते हैं भूमिगत स्रोत की। भूमिगत मतलब ग्राउंड लेवल के नीचे, अंडरग्राउंड जो पानी होता है, उसके उसके जो स्रोत हैं। तो उसके स्रोत क्या क्या हैं? हमारा कुआं, अंडरग्राउंड ही देखो खुद के बनाया जाता है। नल ट्यूब, जो ट्यूबवेल होते हैं वह भी अंडरग्राउंड होते हैं, मशीनों के द्वारा करवाया, पता नहीं कितनी गहराई पर पानी हो ना हो, ठीक है? तो नलकूप हो गया, हेड पंप हो गया, और भी आपके जितने भी हैं, ठीक है? तो क्या कहलाते? पत्ताल तोड़ कुआं हो गया। तो ये हमारे क्या होते हैं? भूमिगत स्रोत होते हैं। तो सिंचाई के स्रोत कितने हैं? सिंचाई के स्रोत मुख्यतः दो होते हैं, भूमिगत स्रोत और, सॉरी, भूमिगत स्रोत और सतही स्रोत। सतही स्रोत में क्या 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 आते हैं?
नदी, नाले, नहरें, झीलें, झरने आदि। भूमिगत स्रोत में आपके क्या-क्या हैं? नल है, ट्यूबवेल है और क्या है? पताल तोड़ कुएँ हैं आदि, ठीक है? अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं 2 मिनट। इरिगेशंस की मेथड कौन-कौन सी होती हैं? थोड़ा-सा बर्बाद करना बस, इतना सा कि आप जान लो कि इरिगेशंस की मेथड कौन-कौन सी होती हैं। तो इरिगेशन की 3 मेथड्स होती हैं, वो कौन-कौन सी हैं? एक सरफेस इरिगेशंस, एक सब सरफेस इरिगेशंस, एक माइक्रो इरिगेशंस। सतही सिंचाई, भूमिगत सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई। तो सतही सिंचाई में और भूमिगत सिंचाई और माइक्रो इरिगेशंस, बस इतना भर जान लो कि इरिगेशंस की कितनी मेथड होती हैं। 3 मेथड होती हैं, सरफेस इरिगेशंस, सब सरफेस इरिगेशंस और माइक्रो इरिगेशंस। माइक्रो इरिगेशंस में क्या-क्या पढ़ते हैं? माइक्रो इरिगेशंस में हम ड्रिप इरिगेशंस एक और स्प्रिंकलर इरिगेशंस को देखते हैं। बात करते हैं आगे, ठीक है? तो इरिगेशन यहां से कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं जल निकास की, कि जल निकास क्या होता है। देखो, जल निकास क्या होता है? सिंचाई में क्या करते हैं? फसलों को अच्छे फसल उत्पादन के लिए फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना ही सिंचाई कहलाता था। जल निकास में क्या होता है? आवश्यकता से अधिक जो फसल की रिक्वायरमेंट नहीं है पानी की, उसमें खेत में पानी भरा हुआ। जैसे अब बरसात के दिनों में है, आपकी मूंग उड़द लगा हुआ है, तिल लगा हुआ है, उस वर्ष बरसात हो जाती है या सोयाबीन लगा हुआ, बरसात हो जाती है तो खेत में पानी भर जाता है। खेत में पानी भर जाएगा तो आपकी फसल नष्ट हो जाएगी, ठीक है? तो उसको कैसे मैनेजमेंट करें, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज कहते हैं। तो ड्रेनेज में क्या है? अच्छे फसल उत्पादन के लिए या सफल फसल उत्पादन के लिए खेत से कृत्रिम रूप द्वारा पानी को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? ड्रेनेज या जल निकास कहलाता है। जल निकास किसे कहते हैं? खेत में जो पानी आपका उपस्थित है, देखो, अच्छे फसल उत्पादन के लिए या सफल फसल उत्पादन के लिए खेत में आवश्यकता से अधिक जो पानी है, उसको कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? ड्रेनेज कहलाता है। तो ऐसा क्यों किया सर? ये तो बताओ कि ड्रेनेज की आवश्यकता क्यों पड़ गई? देखो, समझो ये मेरा जैसे प्लांट है, ठीक है? ये मेरी फील्ड है। फील्ड में समझ लेना, थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो कुछ भी चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है? देखो, ये हमारा फील्ड है, फील्ड में पानी भरा हुआ, उसमें प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है? ये यहाँ से हो गया फील्ड, ठीक? यहाँ से होगा ग्राउंड फील्ड। तो इसके नीचे जो जड़ें हैं, हमारी रूट्स हैं, ठीक है? क्या हैं? भूमि के अंदर जड़ें हैं। अब आपको भी पता होगा सॉइल का कंपोजिशंस क्या होता है, पता है क्या? देखो, सॉइल का कंपोजिशंस किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एक पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है। पाई चार्ट कितने का होता है? 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? जो क्या करता है? 100% को प्रेजेंट करता है। जो हमारा पाई चार्ट होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का कोण बनाता है। वह क्या करता है? 100% को प्रेजेंट करता है। मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा? 3.6 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है? तो ये तो बात हो गई उसकी। लेकिन सॉइल कंपोजिशंस में क्या-क्या देखने को मिलता है? तो सॉइल कंपोजिशंस में देखो, एक तरफ का जो आधा भाग रहता है आपका सॉलिड रहता है और एक तरफ का आधा भाग क्या रहता है? पोरोसिटी रहती है, मतलब पोर रहते हैं, ठीक है? तो देखो इसमें क्या-क्या रहता है? इसमें आपके 45% खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और 5% क्या होता है? 5% आपका कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है? और इसमें क्या हो गया? 25% वाटर और 25% एयर होता है। ठीक? सॉइल में क्या? सॉइल में कंपोजिशंस में मुख्यतः 4 तत्व देखने को मिलते हैं। कौन-कौन सा? खनिज पदार्थ, ठीक है? मिनरल्स,
45% आपके कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर 5%, वाटर 25% और जल 25% देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि सॉइल में जल और एयर का, वायु का अनुपात क्या होता है। तो 25 है, 25 25 25 को काट दो तो 1:1 के रूप में देखने को मिलता है। तो यहां मैं क्यों बता रहा हूं, तो देखो सॉइल कंपोजिशंस में, सॉइल के संगठन में, सॉइल कंपोनेंट्स में या सॉइल के मृदा के संगठन में क्या होता है, 25% एयर और 25% वाटर उपस्थित होता है। अब ये हमारी सॉइल है, सॉइल में क्या है, 25% वाटर और 25% एयर उपस्थित है। कब उपस्थित है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे एयर होंगे, ठीक है, क्या उपस्थित होंगे, छोटे छोटे पोर उपस्थित होंगे सॉइल में। क्या उपस्थित होंगे, छोटे छोटे पोर उपस्थित होंगे। जिस तरह पत्तियों में स्टोमेटा पाया जाता है, इसी तरह सॉइल में भी पोर होते हैं जिसमें क्या भरा रहता है, वाटर्स और वायु भरी रहती है। तो देखो फील्ड में पानी भर गया, ठीक है, पानी भर गया तो क्या हुआ कि आपके जो पोर हैं उसमें एयर ना भर के पोर्स में पूरा पानी पानी ही भर गया। कितना हो गया, पानी पानी ही हो गया। तो मतलब 50% टोटल उसमें पानी ही हो गया। अब आप बताओ सॉइल के अंदर माइक्रोबैक्टीरिया होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो वह माइक्रोबैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेंगे। यदि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे। निष्क्रिय हो जाएंगे तो क्या पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। और पौधों की जड़ें हैं, रूट्स हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यदि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला तो पौधे क्या करते हैं, सूख जाते हैं। तो इससे हमारी क्या हो जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसी ही जल निकास है, मतलब जल निकास की आवश्यकता इसलिए पड़ी, ठीक है। क्या होता, फील्ड में पानी भर गया, उसमें फील्ड में सॉइल में क्या होते हैं, पोर होते हैं। पोर में क्या हो गया, पानी पानी ही भर गया, जिससे क्या होती है, हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। अच्छे से समझ लेना, ठीक। यहां पे एक पॉइंट अच्छा आता है, कुछ लोग बता देते हैं, बिल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कुछ लोग कह देते हैं कि मृदा में जल की कमी हो जाती है जिससे पौधे सूख जाते हैं और मर जाते हैं, जिसे हम बिल्टिंग पॉइंट कहते हैं, हिंदी में मुरझान बिंदु कहते हैं। तो देखो जब क्या रहता है कि पौधों से वाष्प सर्जन लगातार होता रहता है, क्या होता रहता है, पौधों से लगातार वाष्प सर्जन होता रहता है और पौधों के जड़ें क्या हो जाती हैं, पौधों की जड़ें हो जाती हैं हमारी चोक। चोक मतलब वह जल का अपटेक नहीं कर पाती हैं या बहुत कम मात्रा में करने लगती हैं, जिससे क्या होता है, पौधा हमारा सूखने लगता है या सूख जाता है। उसी ही हम क्या कहते हैं, बिल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो अब बता सकते हो कि बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है। देखो जब मृदा में जल भर जाता है, क्या होता है, जो हमारी सॉइल्स है उसमें क्या होता है, मृदा में जल भर जाता है पोर्स में, जिसके कारण हमारे क्या होता है, देखो जड़, जल ले जाने का काम कौन करती है, जड़ों में जाइलम होता है जो सॉइल से क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को अपटेक करने का काम करता है, ठीक है। तो यह पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो जो जाइलम है, जाइलम हमारा क्या हो जाता है, चोक हो जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स या वाटर को अपटेक नहीं कर पाता, जिससे पौधे क्या हो जाते हैं, हमारे सूखने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बिल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक। तो ये तो बात हो गई आपके ड्रेनेज की, ठीक है, समझ में आया ना। जहां ना समझ में आए तो वहां बताना, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताया करो क्लास कैसी लगती है। अब बात करते हैं जल निकास के महत्व की, ठीक। तो जल निकास का हमें महत्व क्यों पड़ा, तो भूमि की संरचना में सुधार होता है। जल निकास के करने से क्या होता है कि भूमि की संरचना में सुधार होता है। सुधार कैसे होता, जल निकास हो जाएगा तो जो आपकी उसमें लीचिंग है, कुछ भी है, न्यूट्रिएंट्स नीचे पानी भरने के कारण लीचिंग नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उसकी संरचना में क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो वहां पे जो जल है उसमें क्या होता है, उपलब्ध जल की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट क्या है, मृदा ताप में सुधार हो जाता है, ठीक है। ड्रेनेज से क्या होता है कि मृदा ताप में क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। अगला पॉइंट है कम भू अपर्दन
मतलब लो सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। अब सॉइल इरोजन क्या होता है, जिसमें क्या विंड एवं वाटर की सहायता से सॉइल पार्टिकल्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है। इरोजन क्या होता है, एयर एवं वाटर की सहायता से जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है। तो ड्रेनेज से क्या होता है, कम भू अवर्धन होता है। मृदा क्षारीयता या अम्लता की रोकथाम की जा सकती है। क्या होता है, ड्रेनेज से मृदा की क्षारीयता एवं अम्लता को भी कम किया जा सकता है। बात करते हैं अगले पॉइंटों की। बस इतने ही पॉइंट है, ठीक है। तो कितने थे, मृदा की क्षारता अम्लता में की रोकथाम की जा सकती है। और एक अगला पॉइंट अपने मन से लिख सकते हो, मैं बता दूं कि मतलब मृदा को लवणीय होने से बचाया जा सकता है। ड्रेनेज से कैसे, जो पानी यदि भरा रहेगा तो खेत में क्या होते हैं, खेत में लवण जो होते हैं, साल्ट होते हैं, वो जमने लगते हैं ऊपर परत में। तो यदि ड्रेनेज कर दिया तो उसके साथ साल्ट घुलकर बाहर चले जाते हैं, जिससे हम सॉइल को लवणीयता या लवणीय होने से सॉइल को बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट डिस्कस किए, 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब बात करते हैं अगले। अगला बात करने वाले हम जल निकास की प्रणालियों के बारे में, ठीक है। सिस्टम्स, जल निकास के जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से जल निकास के सिस्टम होते हैं या जल निकास की प्रणालियां कौन कौन सी होती हैं। तो जल निकास की प्रणालियां मुख्यतः 3 होती हैं। कौन कौन सी, प्राकृतिक प्रणाली जैसे नेचुरल सिस्टम्स, एक एक दूसरा ग्रिडोन सिस्टम्स होता है, और तीसरा हैरिंग बोन सिस्टम्स होता है। कितने सिस्टम देखने को मिलते हैं, 3 सिस्टम देखने को मिलते हैं। नेचुरल सिस्टम, ग्रिडोन सिस्टम और आपका हैरिंग बोन सिस्टम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो जल निकास की कितनी प्रणालियां देखने को मिलती हैं, 3 देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, पहले बात करते हैं हम नेचुरल सिस्टम जिसे प्राकृतिक प्रणाली कहते हैं। अब प्राकृतिक प्रणाली में क्या होता है, प्राकृतिक मतलब स्वयं, ठीक है। आपका खेत ढलानदार है, क्या है, आपका खेत ढालदार है। तो ढालदार में क्या होता है कि पानी बरसा तो आपके खेत से पानी सीधा स्लोप में नीचे आता है, यस या नो। जो गांव से हो उनके घर में खेती हो रही, तो बरसात में जाके देखना कि आपका खेत यदि स्लोप में है तो उसमें पानी क्या होता है, पानी ऊपर पड़ा तो पानी धीरे धीरे बहते बहते नीचे तक आ जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिस्टम कहते हैं। देखो यहां से समझो, नेचुरल सिस्टम ये आपकी एक नाली है, हमने एक मैन नाली बना दी, ठीक है। नाली में खेत का क्या हो गया, खेत का स्लोप हमारा ऐसा है, ठीक। खेत का स्लोप कैसा है, खेत का स्लोप ऐसा है, मतलब इस तरफ ऊंचाई है, उसमें इस तरफ स्लोप है। तो ये हो गई हमारी मुख्य नाली। जो ये सहायक नालियां हैं इसमें आकर पानी क्या हो जाता है, मिल जाता है, और इस नाली की सहायता से पानी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है खेत से। उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रणाली कहते हैं। समझ में आया ना, देखते हैं आगे। नेचुरल में मतलब नेचुरल अपने मन से, इसमें तुम्हें नालियां बनाना नहीं है, स्लोप के अनुसार स्वयं नालियां बन जाती हैं। जिस ओर ढाल होता है पानी उसी ओर बहकर जाता है, और खेत के किनारे से लास्ट में जो होता है और खेत से बाहर निकल जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रणाली कहते हैं। बात करते हैं अंग्री प्रणाली की, सिस्टम की, ठीक है। तो अगला सिस्टम क्या है हमारा, अगला सिस्टम है हैरिंग बोन प्रणाली, ठीक है। हैरिंग बोन सिस्टम, ठीक है। मैंने इसको याद कैसे किया, देखो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या याद किया, देखो इसका मैंने बोन उठाया, क्या उठाया, मैंने बोन उठाया। बोन मतलब हड्डी, हड्डी समझ लो मतलब रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ठीक है, बोन मतलब हड्डी होता है। अब बोन मतलब समझ लो रीढ़ की हड्डी, समझने के लिए बात कर रहा हूं, तुम अपने दिमाग पे ना ले लेना कि सर इस तरह बता रहे हैं, ठीक है। देखो जब आप कुछ चीजें समझ के याद करते हो तो हमेशा के लिए याद रहती हैं। तो बोन मतलब मैंने क्या लिया, बोन मतलब ले लिया मैंने रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी आप बताओ क्या कहाँ होती है, तो शरीर के बीचों बीच एकदम पीछे होती है ना, एकदम शरीर के बीचों बीच पीछे होती है। तो बीचों बीच मतलब बीचों बीच, इसी तरह इसमें होता है कि खेतों के बीच में एक मुख्य नाली बना दी जाती है, और सहायक नालियां उसमें आके मिल जाती हैं, और खेत का पानी मुख्य नाली से खेत से बाहर हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं,
हैरिंग बोन सिस्टम कहते हैं, हैरिंग बोन प्रणाली कहते हैं। समझ में आया? हैरिंग बोन प्रणाली क्या होती है? इसमें खेतों के बीचों बीच एक मुख्य नाली बना दी जाती है और सहायक नालियां आ से आके इसमें मिल जाती हैं और मुख्य नाली से पानी खेत से बाहर हो जाता है। उसी हम क्या कहते हैं? हैरिंग बोन सिस्टम कहते हैं। देख लो ये डायग्राम बना हुआ है। ये है आपकी बीच खेतों के बीचों बीच नालियां बनाई गई हैं। इसमें सहायक नालियां आके आपस में मिल जाती हैं और पानी इसकी सहायता से आउटलेट हो जाता है खेत से बाहर। उसी हम क्या कहते हैं? हैरिंग बोन प्रणाली कहते हैं। अब बात करते हैं अंगली प्रणाली की। अगला है हमारा गिरी ड्रोन सिस्टम। क्या है? गिरी ड्रोन सिस्टम। तो ये क्या होता है सर? देखो मैंने इसको कैसे याद किया। अब देखो ड्रोन, ड्रोन से समझ लो, ड्रोन से मैंने निकाल लिया, क्या वर्ड्स निकाला मैंने? डॉन, DOWN, डाउन। ठीक है, क्या निकाल लिया मैंने? DOWN, डाउन। डाउन मतलब नीचे। होता है ना? डाउन मतलब क्या होता है? गिरी ड्रोन से समझने के लिए मैंने क्या निकाल लिया? डाउन निकाल लिया। डाउन मतलब नीचे, और नीचे का मतलब क्या होता है? अब आप मुझे बताओ, तुरंत याद हो जाएगा। देखो नीचे मतलब जो हमारे खेत रहता है उसके नीचे एक मुख्य नाली बनाई जाती है और जो खेत की हमारी सहायक नालियां होती हैं आके मुख्य नाली से मिल जाती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? गिरी ड्रोन सिस्टम कहते हैं। समझ में आया? डॉन मतलब नीचे, नीचे मतलब नीचे एक मुख्य नाली होती है और सहायक नालियां आके उससे मिल जाती हैं, उसी हम क्या कहते हैं? गिरी ड्रोन सिस्टम कहते हैं। इसमें जो सहायक नालियां होती हैं उनकी लंबाई अधिक होती है। ठीक, यह है इसका डायग्राम देख लो। देखो नीचे एक मुख्य नाली है और सहायक नालियां इससे आके मिली हुई हैं, उसी हम ग्रिडोन सिस्टम कहते हैं। इसमें सहायक नालियों की लंबाई अधिक होती है और जो मुख्य नाली की लंबाई होती है उसकी लंबाई कम होती है। बात करते हैं अगली प्रणाली की। तो देखो हमारी तीन प्रणालियां हो गई, तीन सिस्टम हो गए, यहां से हमारे सिस्टम कंप्लीट हुआ। बात करते हैं अगले टॉपिक की। ठीक, अगला टॉपिक क्या है? जल निकास की मेथड्स। ठीक है, जल निकास की विधियां। क्या है? जल निकास की विधियां। जल निकास की विधियां, मेथड्स ऑफ ड्रेनेज। तो इसकी कौन कौन सी विधियां हैं? देखो जल निकास की मुख्यतः दो विधियां होती हैं, एक सरफेस ड्रेनेज, एक सब सरफेस ड्रेनेज। सतही भूमिगत जल निकास और अधो सतही भूमिगत जल निकास। ठीक है, तो सतही जल निकास को और किस नाम से जाना जाता है? इसे पृष्ठीय जल निकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठीय जल निकास भी कहते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सतही जल निकास। सतही जल निकास की कितनी, सॉरी, जल निकास की दो विधियां होती हैं, एक सतही जल निकास, एक भूमिगत या अधो सतही जल निकास। और इसे सतही जल निकास को हम पृष्ठीय जल निकास के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं सतही जल निकास क्या होता है। तो देखो सतही जल निकास में, इस विधि में मृदा के ऊपर पृष्ठीय पर 1 फीट या 30 सेंटीमीटर, 1 फीट या 30 सेंटीमीटर की गहराई पर क्या बना दी जाती हैं? नालियां बना दी जाती हैं। यह नालियां कैसी होती हैं? खुले प्रकार की होती हैं और इसमें पानी बहता रहता है। इसी ही हम क्या कहते हैं? सतही जल निकास कहते हैं। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की गहरी खुली जल निकास की नालियां बना दी जाती हैं। ये ऊपर से चौड़ी एवं नीचे से सकरी होती हैं। इन नालियों को मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। जो सतही जल निकास की नालियां हैं यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। समझ में आया सतही जल निकास क्या होता है? सतही जल निकास वह जल निकास होता है जो सरफेस के ऊपर बनाया जाता है। इसमें गहराई कितनी रखी जाती है? 1 फीट से 3 सेंटीमीटर, 1 फीट से 1 फीट या 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। और इसमें क्या होता है? जो जल होता है हमारे खुले प्रकार का होता है और खुले प्रकार का इसमें जल का सम्वहन होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? सतही जल निकास कहते हैं। अब इसकी कितनी विधियां हैं? इसकी मुख्यतः सतही जल निकास की 3 विधियां होती हैं। वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। देखो सतही जल निकास की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? एक अस्थाई विधि, स्थाई विधि और कट आउट विधि। ठीक है,
क्या होता है, एक होती है हमारी अस्थायी खुली नाली, दूसरा होता है स्थायी खुली नाली और तीसरा होता है कट आउट नाली। तो स्थायी खुली नालियां को क्या होती हैं? स्थायी मतलब सॉरी, अस्थायी खुली नालियां क्या होती हैं? अस्थायी मतलब उन्हें बनाएं और कुछ समय बाद मिटा दें, यही होता है ना। तो अस्थायी खुली नालियां क्या होती हैं? खेत पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर, मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार की नालियां बनाई जाती हैं। यह नालियां कब बनाई जाती हैं? बरसात के प्रारंभ होने के समय बनाई जाती हैं, और बरसात होने के बाद इनको क्या कर दिया जाता है? मिटा दिया जाता है। इन्हें किससे बनाया जाता है? इन्हें मिट्टी से बनाया जाता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अस्थायी खुली नालियां कहते हैं। लिखा क्या है, पढ़ लेते हैं। 10 से इस विधि में 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी अस्थायी नालियां बनाई जाती हैं। इन्हें वर्षा ऋतु के पूर्व में बना दिया जाता है और वर्षा के समाप्त होने के बाद इन नालियों को नष्ट कर दिया जाता है। इन्हें अस्थायी नालियां कच्ची होती हैं। अस्थायी नालियां क्या होती हैं? कच्ची होती है, वो पहले बता चुका कि इन्हें मिट्टी की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं स्थायी खुली नाली। स्थायी मतलब जो लॉन्ग टाइम तक बनी रहे, कुछ समय तक बनी रहे। तो किससे बनाएंगे? ऑफ कोर्सली ईंट या पत्थर या सीमेंट का उपयोग करके बनाएंगे। ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है? इस विधि में जो हम पत्थर, सीमेंट, ईंट का प्रयोग करके क्या करते हैं? नालियों को बना देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्थायी खुली नालियां कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर अधिक वर्षा के समय जल निकास की नियमित समस्या बनी रहती है, वहां पर पत्थर के द्वारा जल निकास की स्थायी नालियां बनाई जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है? कृषि योग्य भूमि का कुछ भाग नष्ट हो जाता है। अब आप मुझे बताओ, अस्थाई सॉरी स्थायी नालियां कब बनाओगे? जब क्या होगा? वाटर लॉगिंग कंडीशन अधिक मात्रा में होती रहेगी, मतलब वहां बरसात ही होती रहती है, खेत में पानी ही भरा रहता है। तो वहां क्या करते हैं? पक्की सीमेंट पत्थर का उपयोग करके वहां क्या कर देते हैं? स्थायी नालियां बना देते हैं, उसी ही हम क्या कहते हैं? स्थायी खुली नालियां कहते हैं। यह क्या होता है? इसमें क्या हो जाता है? यदि स्थायी बना दो तो कृषि कार्य में दिक्कत होने लगती है और आपका थोड़ा सा भूमि का क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा, क्योंकि स्थायी बना रहे हो, उनको दोबारा मिटा तो नहीं सकते। ठीक है। तो ये हो गया हमारी स्थायी खुली नालियां। अब कट आउट नालियां क्या होती हैं? देखो, जहां से यदि आप गांव से बिलोंग करते हो तो गांव के पास नहरें या तालाब हो, जैसे नहरें निकली होती हैं या तालाब हो, उसके नीचे यदि आपका खेत है, जैसे आपका नहर है या तालाब है, उसके स्तर से आपका खेत नीचे है, तो नहर या तालाब का पानी क्या होता रहता है? आपके खेत में रिस रिस कर आता रहता है, जिससे क्या हो जाती है? आपकी फसल खराब हो जाती है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा नहर है या तालाब है, उससे हम क्या करते हैं? एक मुख्य नाली बना देते हैं, जहां से पानी रिसता है उससे एक खेतों के बीच से एक मुख्य नाली बना देते हैं। उस नाली का आकार कितना होना चाहिए? देखो, हाँ, यहाँ 1 से 1.5 मीटर चौड़ी तथा 1 मीटर गहरी नाली बना दी जाती है, और उस नाली की सहायता से क्या होता है? खेत का सॉरी नहर अहर का पानी उस नाली की सहायता से बाहर निकल जाता है, आपकी क्रॉप खराब होने से बच जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? कटआउट नालियां कहते हैं। अब एक बार पढ़ देते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर नहर का या धरातल खेत से ऊंचा होता है, वहां पर नहर का पानी रिस रिस कर आता रहता है, जिसके कारण खेत में क्या होता है? वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाती है। वाटर लॉगिंग क्या है? आवश्यकता से अधिक खेत में पानी भरा होना। जो फसल है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अधिक भी पानी भरा रहता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वाटर लॉगिंग कंडीशंस कहते हैं। तो वहां क्या स्थिति हो जाती है? वाटर लॉगिंग की कंडीशंस हो जाती है, जो फसलों के लिए हानिकारक होती है। अतः इस अतिरिक्त जल को 1 से 1.5 मीटर चौड़ी तथा लगभग 1 मीटर गहरी नाली द्वारा खेत से बाहर निकाल दिया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? कटआउट नालियां कहते हैं। ये बात हो गई हमारे किसकी? सतही ड्रेनेज की। सतही ड्रेनेज की जो मेथड्स है। अब बात करते हैं आपके अधोसतह या भूमिगत सतहों की विधियों के बारे में। ठीक है। देखो, इस चैप्टर से कितने नंबर का आना है? इस यूनिट से हमें 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यदि उसमें पूछता है कि ड्रेनेज की मेथड कौन कौन सी होती हैं, तो 2 होती हैं, सतही सतही मेथड्स, और दूसरा भूमिगत या अधोसतही मेथड्स। ठीक है, विधियां। तो देखो, सतही में मैंने 3 डिस्क्रिप्टिव में बता दिया, तो इनके यदि आप नाम नाम भर भी लिख दोगे ना, तो 4 नंबर कॉपी चेक करने वाला आराम से दे देगा। लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है।
तो अंडरग्राउंड अथवा सब सरफेस ड्रेनेज इसकी कौन कौन सी मेथड है देखो। पहला है हमारा टाइल ड्रेन्स। 5 मेथड है इसकी। टाइल ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, मोल्ड ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स और पोल ड्रेन्स। ठीक है। तो हमारा टाइल ड्रेन्स क्या होता है देखो, जल्दी जल्दी बात करेंगे, ठीक है, इसमें ज्यादा समझने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है। टाइल ड्रेन्स में क्या होता है, भूमिगत जल निकास के लिए ज्यादा प्रचलित विधि है। ये टाइल ड्रेन्स क्या है, भूमिगत जल निकास के लिए यह विधि ज्यादा प्रचलित है। अब ज्यादा प्रचलित कैसे है, ठीक है। तो जो टाइल्स है, टाइल्स में क्या करते हैं, इसमें चिकनी मिट्टी की टाइल्स बना के जल निकास के लिए उपयोग करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, टाइल ड्रेन्स कहते हैं। चिकनी मिट्टी की बनी टाइल्सों का उपयोग करते हैं। मिट्टी में टाइल्सों को लगा दिया जाता है, नीचे नीचे आपका पानी बहता रहता है, ऊपर से ढक दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, टाइल ड्रेन्स कहते हैं। इसी का क्या करते हैं, सबसे ज्यादा भूमिगत जल निकास में इसी मेथड का यूज किया जाता है। बात करते हैं स्टोन ड्रेन्स की। स्टोन ड्रेन्स में क्या होता है, स्टोन मतलब पत्थर, ईंट पत्थर सीमेंट का उपयोग करके जब हम भूमि के अंदर नालियां बनाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टोन ड्रेन्स कहते हैं। अब इसमें क्या है, पत्थर एवं ईंटों का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं मोल्ड रेंस की। तो मोल्ड रेंस क्या होता है, इसमें एक प्रकार के हल का उपयोग किया जाता है। वो हल कौन सा है, मोल हल है। ठीक है। तो मोल हल की सहायता से जो जो नालियां बनाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोल ड्रेन्स कहते हैं। यह कहां पर बनाई जाती हैं, जहां पर आपकी मिट्टी कठोर होती है। क्या होती है, जहां पर आपकी मिट्टी कठोर होती है। बात करते हैं अंगले ड्रेन्स की। अंगली ड्रेन्स कैसा है, पाइप ड्रेन्स। अब पाइप ड्रेन्स में क्या करते हैं, इसमें सीमेंट या लोहे के छिद्रनुमा छिद्रनुमा पाइपों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपके लोहे हो या आपके सीमेंट से बने पाइपों का उपयोग किया जाता है। इसमें छिद्र होते हैं, उन पाइपों का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पाइप ड्रेन्स कहलाता है। अब क्या करते हैं, जमीन खोद के नीचे नीचे पाइप बिछा दिए जाते हैं और ऊपर आप खेती करते रहते हैं, उसी ही हम क्या कहते हैं, पाइप ड्रेन्स कहते हैं। ठीक है। तो कौन से पाइपों का उपयोग किया जाता है, लोहे या सीमेंट के बने पाइपों का, जिसमें छिद्र होते हैं, उनको जमीन के नीचे बिठा दिया जाता है और खेत का पानी नीचे नीचे निकलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, पाइप ड्रेन्स कहते है। बात करते हैं पोल ड्रेन्स की। तो पोल ड्रेन्स में क्या होता है, जहां पर आपके पास लकड़ियां अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं। यदि लकड़ी अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो क्या करते हैं, उसमें लकड़ियों का एक लकड़ियों की नाली बना देते हैं और उसमें अगल बगल से छोटी छोटी लकड़ी डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं और पत्ते डाल देते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, पोल ड्रेन्स कहते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ड्रेनेज की कौन-कौन सी मेथड हैं और ड्रेनेज की मेथड्सों के बारे में सबसे अच्छा बताया। ठीक है। अब बात करते हैं आगे, क्योंकि आज ज्यादा डिस्कस करने का टाइम नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अधिकांशतः एग्जाम में पूछा गया है, तो स्टार बना के लिख लेना। देखो जो भी क्वेश्चंस लाए हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं कि 4 नंबर का यदि आपकी यूनिट से आ रहा है तो पक्का है, यदि इस वीडियो को बच्चे ने देख लिया तो 4 नंबर उसके पक्के है। तो इसलिए आपका अब फर्ज है कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। जो दोस्त नहीं पढ़ते, कह दो अब लास्ट में इन क्लासों को देख के और पढ़ लो, ठीक है, पास हो जाओगे। तो इसमें क्या है, सिंचाई एवं जल निकास में अंतर। तो सिंचाई एवं जल निकास, एक तरफ सिंचाई एक तरफ जल निकास। अब सिंचाई का पहला अंतर बना लो कि सिंचाई में मैंने क्या कहा था, फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है, जबकि जल निकास में क्या है, आवश्यकता से अधिक खेत से पानी निकालना क्या कहलाता है, ड्रेनेज कहलाता है। यही पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत खेत में पानी दिया जाता है, इसके अंतर्गत खेत से पानी को बाहर निकाला जाता है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इसके लिए नालियां खेतों के धरातल से ऊंची बनाई जाती हैं। सिंचाई में होता ही है, सिंचाई में नालियां क्या होती हैं, सरफेस से ऊपर बनाई जाती हैं। और जल निकास में क्या होता है, इसके लिए नालियां खेत के धरातल से नीचे बनाई जाती हैं, खेत के नीचे बनाई जाती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। इन नालियों की आवश्यकता पूरे वर्ष रहती है। जो सिंचाई की हैं, फसल बो दी तो पूरे वर्ष रही आती हैं, लेकिन ड्रेनेज में क्या होता है, इन नालियों की आवश्यकता बरसात के मौसम में होती है, क्योंकि अधिकांशतः पानी जो हमारे यहाँ है बरसात के टाइम पे ही गिरता है, जिससे हमारी फसलों की खराब होने की
आशा रहती है, ठीक है? तो यदि हम उसके द्वारा नाली बना दें अंडरग्राउंड तो पानी नीचे-नीचे निकलता रहेगा, ऊपर खेती करते रहेंगे, हमारी फसलों का भी नहीं नुकसान होगा, ठीक है? तो इसमें क्या रहता है, इन नालियों की आवश्यकता पूरे वर्ष रहती है, जबकि इन नालियों की आवश्यकता वर्ष में बरसात भर में रहती है। अगला, इन नालियों का पानी अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। जो सिंचाई का पानी है, वह अन्य घरेलू उपयोग जैसे आपको स्वयं पीने के लिए, पशुओं के लिए, अन्य उपयोग के लिए भी लाया जा सकता है सिंचाई के अलावा। लेकिन ड्रेनेज का पानी क्या होता है, उसको अन्य उपयोग में नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे साल्ट, खेतों का केमिकल्स, बहुत सारा घुला होता है, वो हमारे लिए हानिकारक होगा। इसलिए वह क्या कर सकते हैं, इन नालियों का पानी अन्य कार्यों में उपयोग में नहीं ला सकते। अगला पॉइंट की बात करें, इसमें जल स्तर ऊपर उठता है। सिंचाई में क्या होता है, यदि आप खेत में सिंचाई करोगे तो उसका क्या होता है, जल स्तर या खेत का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है? और इसमें क्या होता है, जल स्तर नीचे गिरता है। यदि ड्रेनेज बाहर निकाल रहे हो, देखो यदि खेत में पानी भरा रहा तो इनफिल्ट्रेशन होता रहेगा, सॉइल का पानी नीचे जाता रहेगा, जिससे सॉइल का वाटर लेवल क्या होता, बढ़ता रहता है। लेकिन इससे क्या होता है, जल निकास से वाटर लेवल कम होता है। तो याद हो गया, अच्छे से याद कर लेना सिंचाई और जल निकास में क्या-क्या अंतर होते हैं। बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा? सतही जल निकास या अधो सतही जल निकास या पृष्ठीय जल निकास या भूमिगत जल निकास या सरफेस ड्रेनेज या सब सरफेस ड्रेनेज में अंतर बताइए। 3 लिख के आ सकता है। क्या-क्या? पृष्ठीय जल निकास एवं भूमिगत जल निकास नालियों में अंतर लिखिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, सतही जल निकास व भूमिगत जल निकास में अंतर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, सरफेस ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज में अंतर लिखिए। ठीक है, डिस्कस करें अंतरों को। पहला देखते हैं, नालियां खेत की ऊपरी सतह पर होने के कारण कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। जो सतही ड्रेनेज है उसमें क्या होता है, भूमि के ऊपर नालियां बना दी जाती हैं, बना ही रहे थे, अभी पढ़ा भी है, ठीक है? तो भूमि की सतह पर बना देते हैं जिससे कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है? अच्छे से कृषि कार्य नहीं कर पाते। जैसे आपका छोटा सा खेत है, बीच में यदि आपने स्थायी नाली बना दी तो न ट्रैक्टर इधर जा पाएगा न ट्रैक्टर इधर आ पाएगा, ठीक है? तो बाधा उत्पन्न होती है। देखो जो चीजें अपने से उसको जोड़ लिया करो कि आप खेती करते तो आपके लिए क्या होता है, तुरंत आपको याद आ जाएगा, ठीक है? दूसरा इसमें अंतर क्या है, तो इसमें कृषि कार्यों के करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो भूमिगत जल निकास है इसमें नीचे नीचे पानी बहता रहता है, ऊपर कृषि क्रियाएं करते रहो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या होता, इसमें कृषि कार्य करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। नालियों के निर्माण में प्रारंभिक खर्च कम आता है। जो कच्ची नालियां किससे बनाओगे भाई, मिट्टी से बनती थी। स्थायी नालियां किससे बन जाती थी, आपकी सीमेंट या पत्थर से थोड़ा बहुत उपयोग करके बना लेते थे। लेकिन जो आपकी भूमिगत जल निकास नालियां हैं इनमें खर्च आता है। जैसे आप मोल ड्रेन्स का उपयोग करोगे, हल का उपयोग करोगे, पोल ड्रेन्स का उपयोग करोगे, लकड़ी का उपयोग करोगे, ठीक है? तो लकड़ी, पत्थर, सीमेंट, पाइप आदि का उपयोग करोगे तो खर्च बहुत ज्यादा आएगा। तो इसमें क्या है कि इस इन नालियों के निर्माण में प्रारंभिक खर्च कम आता है, जबकि इनके निर्माण में प्रारंभिक खर्च अधिक आता है। बात करें अगले पॉइंट की, इनके निर्माण में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कम हो जाता है। अभी बात किया था आगे मेथड्स में, कैसे कम हो जाता, तुम्हारा छोटा सा खेत है, खेत में क्या बना दिया तुमने, स्थायी नालियां, अस्थायी नालियां, कटआउट नालियां बना दिया, तो आपका भूमिगत का क्षेत्रफल कम हो जाता है। लेकिन ऐसा इसमें होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे नीचे हमारी बनना है, इसमें नीचे नीचे नालियां बनेगी, चाहे मोल ड्रेन चाहे पोल ड्रेन कुछ भी बनाओ, तो इसमें क्या होता, भूमिगत क्षेत्रफल कम नहीं होता है। तो इनके निर्माण में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कम हो जाता है, जबकि इनके निर्माण में कृषि जोत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, इनकी मरम्मत में प्रति वर्ष अधिक व्यय होता है, ठीक है? जो स्थायी अस्थायी नालियां हैं या स्थायी नालियां हैं या कटआउट नालियां हैं, इनको प्रति वर्ष बनाने में क्या होता है, खर्च अधिक होता है। लेकिन इनको एक बार बना दिया गया तो ये कुछ सालों तक, जैसे 2 4 10 साल तक तो चलेंगी, मतलब उतने समय तक उसमें व्यय नहीं होता है।
तो क्या कहा, इनकी मरम्मत में प्रतिवर्ष व्यय की आवश्यकता होती है, जबकि प्रतिवर्ष इनकी मरम्मत नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए इनमें व्यय, यहां से अलग कर लेना, व्यय कम होता है। बात करते हैं अगला, मृदा क्षरण की अधिक संभावना रहती है किसमें? जो सतही जल निकास होता है, इसमें मृदा क्षरण की अधिक संभावना रहती है, क्योंकि खुली नालियां हैं, उससे मिट्टी कट कट करके खेत से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो सतही जल निकास में क्या होता है, सॉइल इरोजन की अधिक संभावना रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है, मृदा क्षरण की कम संभावना होती है, क्योंकि ये भूमि के नीचे बनाया जा रहा है, तो उसमें मृदा क्षरण की और किसी चीज से प्रोटेक्ट करके बनाया जा रहा है, तो क्या होता है, मृदा क्षरण की कम संभावना होती है। अगला पॉइंट, इनके निर्माण में तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। जो पृष्ठीय जल निकास है, वो भैया कोई भी बना लेगा। घर में अनपढ़ किसान है, वो भी खेत में जाता फावड़ा लेके या खुरपी लेके, ठीक है, जिसे हो बोलते हैं, उसकी सहायता से खेत में जाके नालियां बना देता। क्या उसमें वैज्ञानिक या एक अच्छा साइंटिस्ट आपको बताने आता कि इस तरह नालियां बनाओ भैया, ऐसे पानी निकल जाएगा? लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति के तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इनके निर्माण में एक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो मोल ड्रेन्स है, पोल ड्रेन्स है, पाइप ड्रेन्स है, जो भी ड्रेन्स है, उनके लिए एक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, मतलब एक प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तभी इन नालियों को बना सकते हो। तो देखो, हमने छह सात 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 पॉइंट डिस्कस किए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंटों को जरूर नोट कर लेना। देखते हैं आगे। आज के लिए इतना ही था। जो भी लायक, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छा मैटर था। तो इन जो भी था, उनको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। हमारा फर्ज है आपको पढ़ाना। अब आपका फर्ज है कि आपको अपने दोस्तों के साथ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि क्या कर सके, दूसरे लोग भी इसको देख सकें और पढ़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।